ओके। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का पूरा प्रोसेस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। इस सेशन के अंदर मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि इसमें हम लोग जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो क्या है। इसमें मैं एक डॉट नेट कोर का एक प्रोजेक्ट लूँगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो हम इनेबल करवाएंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ साथ हमें माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी उसके अंदर एक्टिव करवानी है ताकि हम उसको ऑथेंटिकेट करवा सकें। और इसी तरह हमारे पास JWT जो टोकन होता है उसकी जनरेशन का पूरा प्रोसेस वो भी हम इसके अंदर जो है ना वो देखेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई किसी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने जा रहे होते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास उस यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसके रोल वगैरह भी होते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि यूज़र्स के रोल होते हैं, कोई एडमिन यूज़र है, कोई सिंपल यूज़र है, कोई रिस्ट्रिक्टेड यूज़र है। तो वो जो यूज़र्स के रोल होते हैं वो रोल की बेस के ऊपर ही चीज़ें ऑथराइज होती हैं। तो ऑथेंटिकेशन वो प्रोसेस है जिसे हम यूज़र के बेसिक क्रेडेंशियल को लेते हुए उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्या ये वैलिड यूज़र है जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। और जब वो यूज़र वैलिडेट हो जाता है तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग एक टोकन जनरेट करते हैं। उस टोकन के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैं आपको JWT टोकन को पार्स करके भी दिखाऊंगा, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो यूज़र जो ऑथेंटिकेट हुआ है उसका रोल क्या है, उसके बेसिक क्लेम्स क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। तो चलें जी वर्किंग सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, मैं आपको उसी को एलेबोरेट करूँगा ताकि अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने पास करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि कुछ NuGet पैकेज हैं जो आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड आपके प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इनेबल करवाया हुआ है, ठीक है जी। वर्जन आपके पास डिफर कर सकता है जब ये वीडियो बन रही है और मे बी जब आप देख रहे हो तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो उस वक्त का वर्जन हो उसके हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मैंने NuGet पैकेज इंस्टॉल किया और इसी के साथ मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का SQL सर्वर भी चाहिए और फिर मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क का टूल चाहिए। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें हमें एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए ज़रूरी हैं, इसके बगैर एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं चलेगी। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि हमें आइडेंटिटी चाहिए, तो मैं ASP नेट कोर आइडेंटिटी है उसको आप उस NuGet पैकेज को आप इंस्टॉल करोगे अपने पास और फिर आखिर के ऊपर आप JWT बैरियर को भी आप इंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ तक का आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। ये मैंने एक एडिशनल इसलिए ऐड किया कि अगर आप लोगों को स्वैगर की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम पोस्टमैन से भी कर सकते हैं कि ये API प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि अगर आप लोगों को स्वैगर के ऊपर भी लेके जाना हो तो आप उसको किस तरह लेके जा सकते हो, तो मैंने खैर वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लिए। तो जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और ये सारे के सारे पैकेजेस आप अपने इंस्टॉल कर चुके होते हो तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। उसके बाद पहले मैं आपको ऐप सेटिंग दिखाऊंगा, फिर मैं आपको स्टार्टअप क्लास दिखाऊंगा। ऐप सेटिंग में की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ तक कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही होती है, यहाँ तक ऑलमोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, ये आपके पास नॉर्मली आ रही होती है। आपने उसके अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है, ठीक है जी। वो कनेक्शन स्ट्रिंग आप अपने सर्वर के हिसाब से जैसे मर्जी आपकी मर्जी है, आप उसकी जो है डेटाबेस का नाम रखो कुछ भी। मैंने JWT ऑथ DB के नाम से इसका रखा है और ये सारी की सारी कनेक्शन स्ट्रिंग आपने इसी तरह ही बना देनी है, ठीक है। जैसे ही वो बन जाती है उसके बाद अगला पोर्शन है, ये नेम डिफर हो सकते हैं क्योंकि मैंने अपने हिसाब से JWT रखा है ताकि उस सेक्शंस के हिसाब से हमें पता चल जाए कि वो क्या काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि सबसे पहले है वैलिड ऑडियंस। अगर आप ज़रा गौर करो तो ये 4200 वाला 4200 आप लोगों ने अगर एंगुलर में काम किया हुआ है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये डिफ़ॉल्ट एंगुलर का होता है, लेकिन जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो समथिंग एल्स, लेकिन ये 4200 एंगुलर का होता है। तो और वहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी
ये उसके साथ 4200 लगा देगा, ठीक है। और जो इश्यूर है वैलिड वाला, वो कौन है? ये मेरी इस एप्लीकेशन का इसकी पोर्ट है जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन चल रही होगी। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्रेट है। तो जो ड्यूरेबिलिटी होता है उसका एक सीक्रेट होना चाहिए। आप ऑनलाइन सीक्रेट जनरेट कर सकते हो जिसके अंदर आपने इश्योर इस किस्म की चीज़ें देकर, ठीक है, आप अपना एक जो है ना वो सीक्रेट बना सकते हो, और वो सीक्रेट आपके हर टोकन के अंदर होगा। जब भी कोई टोकन जनरेट होगा तो उसके अंदर वो सीक्रेट वैलिडेट होगा कि क्या वाकई ही ये जो ड्यूरेबिलिटी आ रहा है वाकई ये हमारे सिस्टम से ही है या कहीं और से आ रहा है। तो ये है इसकी ऐप सेटिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक कनेक्शन स्ट्रिंग रखी गई ताकि मैं इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूं, क्योंकि मुझे यूज़र्स बनाने हैं, और जब यूज़र्स बन चुके होंगे तो फिर उनके टॉप ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे कि हम उसका टोकन जनरेट करेंगे, और टोकन के अंदर ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जब हमारा ये 2 काम हो गए, हमने NuGet पैकेज इंस्टॉल कर लिया, हमने ऐप सेटिंग में अपनी सेटिंग रखवा दी, तो फिर मैं आपको लेके जाता हूँ स्टार्टअप क्लास के अंदर। जो आपकी डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप क्लास होती है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अभी हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों काम करने हैं, तो इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की गई हैं। इस लाइन को अगर आप देखो तो ये वाली लाइन, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सर्विस ऐड कर रहे हो, ठीक है, ऐप DB कॉन्टेक्ट आपने ऐड किया है, और ये मैंने DB कॉन्टेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके ऊपर जब मैं जाऊँगा आपको दिखा दूंगा कि ये हमने कैसे बनाया हुआ है। और फिर हमने उसकी ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हमने उसे बता दिया कि हमने SQL सर्वर को इस्तेमाल करना है, और ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसको वो उठाते हुए जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मेरी सर्विस DB कॉन्टेक्ट जो है ना हमारी सर्विस के अंदर ऐड हो चुका होगा, और मैं फिर सारे ऑपरेशंस करवा सकूंगा जो मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए चाहिए होते हैं। तो इसमें ज़रा गौर करें, सर्विस में ऐड कॉन्टेक्ट किया है, ये हमारा DB कॉन्टेक्ट है जो भी आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क DB कॉन्टेक्ट के ऊपर बेस करता है, आप लोगों को पता है। तो फिर ये उसकी ऑप्शंस है, और ऑप्शन में हम बताते हैं कि हमने SQL सर्वर इस्तेमाल करना है या हमने कोई और डेटाबेस इस्तेमाल करनी है, और फिर इसका एक पैरामीटर होता है कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये अगर आप इसको देखो, ये हमारे पास स्टार्टअप के अंदर आई कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। जितनी भी ऐप सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं तो वो इसके ज़रिए हम गेट कर सकते हैं। तो इसके अगले मेथड्स मौजूद होते हैं, जिनमें से एक गेट कनेक्शन स्ट्रिंग है, वो वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेगा। तो जब आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर हो गया, उसके बाद आप आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, ठीक है जी। आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर एक सर्विस ऐड होगी, और वो ऐड आइडेंटिटी होगी। ये मैंने एक एप्लीकेशन यूज़र ऑथेंटिकेशन का हमारा एक आप समझ लो फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक बना के रखा हुआ एप्लीकेशन यूज़र के नाम से, और ये एक हमारी आइडेंटिटी रोल के नाम से, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी ऐड की और फिर उसको बता दिया कि ऐड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर्स के ये जो आइडेंटिटी चलेगी इससे रिलेटेड टेबल ऑपरेशन सारे के सारे कहाँ से हो रहे होंगे, इस DB कॉन्टेक्ट से हो रहे होंगे। तो ये देना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैंने इसको डिफ़ॉल्ट बता दिया कि ये हमारा जो है ना टोकन प्रोवाइडर भी है। तो ये वाला जो पोर्शन है 33 से लेकर 35 तक, इसने मैजिक ये करनी है कि हमारी आइडेंटिटी इनेबल करवा देनी है। उसके बाद अगला आइडेंटिटी इनेबल होगी। उसके बाद हम अगला काम जो करेंगे वो ऑथेंटिकेशन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें, आपने देखा होगा कि मैंने NuGet पैकेज बेरर का किया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ता है ये ऑथेंटिकेशन है, उसकी कुछ ऑप्शंस हमें इनेबल करवानी पड़ती हैं, जिसमें ऑथेंटिकेशन स्कीमा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन स्कीमा ड्यूरेबिलिटी डिफ़ॉल्ट के साथ है, ये सारी की सारी हमें डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीमा बताना है, डिफ़ॉल्ट उसका चैलेंज स्कीमा बताना है, और डिफ़ॉल्ट उसका नॉट द स्कीमा, सॉरी स्कीम है वो, मैं गलत बोल गया हूँ। तो स्कीम है वो हमें यहाँ पर हमें जो है ना ऐड ऑथेंटिकेशन हमें करवानी पड़ती है। ये कुछ ऑप्शन हमें इनेबल करानी पड़ती हैं। बाज़ वक़्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ही ऐड ऑथेंटिकेशन करते हैं और हमारा काम हो जाता है। जब नॉर्मल देखोगे ना इसकी डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन, उसमें डिफ़ॉल्ट ही होता है। उसके बाद अगला पोर्शन आता है कि हमारा जो टोकन होगा वो किस तरह हमने ऐड करना है। इसी सर्विस के अंडर ही चल रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और चलता चलता ये यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ। तो इसी के साथ ऑथेंटिकेशन के साथ जब ऑथेंटिकेट होगा तो टोकन भी बनना है ना। तो फिर उसके बाद हमने कहा जी सेव टोकन ही उसकी पैरामीटर्स है जो हमें ऑप्शन जो है ना वो सेट करवानी है, ठीक है। रिक्वायर्ड मेटा डाटा फॉल्स करवा दिया, और टोकन की वैलिडेशन के पैरामीटर्स बता दिए कि किन चीज़ों की बेस के ऊपर टोकन वैलिडेट हो रहा होगा। क्या इसका इश्यूर वैलिडेट करना है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारा जो इश्यूर है, इशू करने वाला, वो हमने उसमें रखा हुआ है अपनी ऐप सेटिंग के अंदर, तो वो वैलिडेट करेगा, ऑडियंस को वैलिडेट करेगा, ठीक है। वैलिड ऑडियंस
ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से उठानी है, ठीक है। ये दोनों उसने वैलिडेट करेगा और कहाँ से उठा के वैलिडेट करना है, ये हमारा, अगर आप देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर JWT मैंने वहाँ पर बनाया हुआ था ऐप सेटिंग के अंदर, और वहाँ से ये इसको उठाएगा और यहाँ से इसको उठाएगा और फिर उसकी की को भी वैलिडेट करेगा जो कि हमारे सीक्रेट रखा हुआ है। तो ये JWT जब ऑथेंटिकेट होगा तो ये सारा का सारा हमने उसको इनेबल करवा दिया है। इसके ऊपर बाद में आएंगे क्योंकि इसका भी इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप लोगों के समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये हम बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हमने जो स्वैगर का ऐड किया है उसके लिए हमें उसकी सर्विस ऐड करनी पड़ती है स्वैगर की, अगर आप स्वैगर के ऊपर काम करना चाहते हो, वरना मैं पोस्टमैन से भी आपको दिखा दूंगा। और इसी तरह हमें जो हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, मिडलवेयर, उसके अंदर भी उसको बताना पड़ता है कि स्वैगर को ऐड कर दो और ये स्वैगर के यूआई की ऑप्शंस हैं, तो इससे हमारा स्वैगर जो है ना वो इनेबल हो जाता है। तो ये हमारा स्टार्टअप हो गया जी। अभी तक का जो हमने काम कर लिया है, हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए, ऐप सेटिंग को देख लिया और फिर हमने स्टार्टअप क्लास को थॉरली देख लिया कि इसके अंदर हमारा क्या काम हो रहा है। उसके बाद हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें ना एक माइग्रेशन रन कर देनी है ताकि हमारी ये जो डेटाबेस है ये बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले भी एक दफ़ा मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा जो है ना वो माइग्रेशन वगैरह किस तरह चलती है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने .NET EF माइग्रेशंस ऐड माइग्रेशन का नाम देकर आपने माइग्रेशन ऐड करनी है। तो ये जो हमने आइडेंटिटी ऐड की है, तो आइडेंटिटी की कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने तो मॉडल कोई नहीं बनाया। तो जो हमारे डिफ़ॉल्ट टेबल होते हैं आइडेंटिटी के, वो खुद ब खुद बन जाएंगे, जिसमें आपको मैं टेबल अभी दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे यूज़र का टेबल है, उसके रोल का टेबल है, इसी तरह उसके टोकन का टेबल है। तो जब आप ये माइग्रेशन ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक माइग्रेशन ऐड हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। तो ये माइग्रेशन ऑटोमेटिकली बन गई, उसके अंदर ASP.NET रोल्स का एक टेबल बन गया है, ASP.NET यूज़र्स का एक स्क्रिप्ट बन गया है, अभी टेबल नहीं बने, ठीक है जी। रोल क्लेम का बन गया है, यूज़र क्लेम्स का बन गया है, उसके बाद यूज़र लॉगिन का बन गया है, उसके बाद यूज़र रोल्स का बन गया, ऊपर रोल्स से और फिर यूज़र स्पेसिफिक रोल हो गए और फिर यूज़र से स्पेसिफिक टोकन्स हो गए, ठीक है जी। ये सारे के सारे हमारे पास टेबल जो है ना वो बनते हैं कब, जब हम उसको कहते हैं कि हमारी जो है ना वो डेटाबेस माइग्रेशन के बाद हम उससे कहते हैं जी हमारी डेटाबेस अपडेट कर दो, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर उसको उसको लिख देते हो जी .NET EF अपडेट डेटाबेस। जैसे ही आप उसको रन करते हो तो एट दैट टाइम वो क्या करता है, इन स्क्रिप्ट्स को उठाता है और आपको डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल जनरेट करवा देता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे टेबल हमारे पास इस वक्त बन चुके हुए हैं। तो आपने चौथे स्टेप पे माइग्रेशन ऐड की है और माइग्रेशन ऐड करने के बाद आपने टेबल अपने जनरेट करवा लिए हुए हैं। तो यहाँ तक हम ये काम कर चुके हुए हैं कि हमारे टेबल्स जो है ना वो जनरेट हो गए हुए हैं, ठीक है जी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ जनाब अली कि हम इसमें एक्चुअल काम कैसे करेंगे। तो अभी तक हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, आइडेंटिटी बन चुकी है, एंटिटी फ्रेमवर्क बन चुका है, एवरीथिंग इज़ रेडी। नाउ मूव टू ऑथेंटिकेशन फोल्डर। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि एक DB कॉन्टेक्स्ट जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में रखवाया था स्टार्टअप क्लास के अंदर, वो बना कैसे है। तो ये क्लास है सिंपल, आपने इसका नाम DB कॉन्टेक्स्ट लाजमी उसके साथ लिखना है क्योंकि ये कन्वेंशन होती है, हमें फॉलो करनी होती है। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट वैसे असूलन तो पहले हम ये बनाएंगे फिर स्टार्टअप पे अंदर जाएंगे, लेकिन मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है उसमें, चलो कोई बात नहीं। पहले ये बना के फिर आपने स्टार्टअप में जाना ताकि आपको एरर्स ना आए। तो DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम करते हैं, ये क्लास होती है जो कि आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर रही होती है और इसमें हमने बताना होता है कि ये किस यूज़र पर बेस करेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने एक एप्लीकेशन यूज़र के नाम से एक ऑलरेडी एक क्लास बना के रखी हुई है, आपने वो बता देना है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसके अंदर DB कॉन्टेक्स्ट की ऑप्शंस होती हैं, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, आपको हर जगह यही मिले ऐसे ही मिलेंगी। तो ये कंस्ट्रक्टर आ गया, इसमें हमने DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन दे दी और फिर इसी को हमने पास करवा के बेस की ऑप्शंस ले ली हैं। और फिर इसका एक, क्योंकि इनहेरिट हो रहा है तो यहाँ पर इसका एक प्रोटेक्टेड ओवरराइड एक मेथड होगा ऑन मॉडल क्रिएटिंग। तो जैसे ही आप इसको ओवरराइड कराओगे तो ये आप ऑटोमेटिकली आपके पास बन जाएगा। और जितने भी आपने बाजुकात रखवाने होते हैं मॉडल क्रिएशन के लिए, खुद बनाने होते हैं, तो आप यहाँ पर रखवाते जाओगे, वो आगे चलते जाएंगे। तो ये भी एक मैकेनिज्म है कि आपने DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह चलना है। जो आपका DB कॉन्टेक्स्ट बन चुका होगा
तो उससे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी एप्लीकेशन यूज़र होता है, तो एप्लीकेशन यूज़र की क्लास बनेगी। उसको कुछ भी नहीं करना आपने, एप्लीकेशन यूज़र की क्लास है, उसको आइडेंटिटी यूज़र से इनहेरिट करवा देना, दैट्स इट। इसमें और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ मॉडल्स बनने हैं। मॉडल इसलिए बनाए जाते हैं कि मॉडल मतलब अ, वो बीटीओज़ कह लें, वो क्लासेस कह लें जिनसे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। तो एक मैंने लॉगिन का मॉडल बनाया हुआ है कि जब हम लॉगिन का डाटा रिसीव करेंगे तो उस वक्त हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसमें एक मुझे यूज़र नेम चाहिए, एक मुझे पासवर्ड चाहिए, और उसके बाद मैंने एनोटेशन ऊपर दे दी है कि ये दोनों रिक्वायर्ड फील्ड हैं, क्योंकि ये जी, इसके ऊपर एनोटेशन हम लोगों ने इसलिए दी है क्योंकि हमें ये एट्रीब्यूट्स लगाने थे, और फिर अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड है तो रिक्वायर्ड फील्ड के बाद डेफिनेटली हमें उनको मैसेज वापस करना था। तो ये लॉगिन का मॉडल आ गया। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का मॉडल भी है, जिसके अंदर जो हमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, यूज़र नेम का नाम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, तो वो हम यहाँ पर दो मॉडल हमने बना दिए हैं। तीसरा क्लास जो है वो रिस्पॉन्स की है कि जब कोई चीज़ वापस आती है तो उस केस के अंदर हमें उसका स्टेटस और मैसेज देना है, तो एक क्लास उसके लिए बनाई गई है, ठीक है जी। तीसरी क्लास जो हमारी बनी है वो रोल्स की बनी है। दो कि ये रोल हम डेटाबेस से भी ला सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आप यूँ समझें कि हमने रोल यहीं पर डिफाइन करवा दिए। तो यहाँ तक का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो हमने क्या किया है, डीबी कॉन्टेक्स्ट बना दिया, एप्लीकेशन यूज़र बना दिया। इस एप्लीकेशन यूज़र ने जस्ट आइडेंटिटी यूज़र के साथ इसने इनहेरिट हुआ है, नथिंग एल्स। फिर हमने एक मॉडल बना दिया है इसका लॉगिन का। उसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करने की। रजिस्ट्रेशन मॉडल के अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि हम जब उसको रजिस्टर करवाएंगे तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही होंगी। और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स के ऊपर हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं कि हमने जब रिस्पॉन्स वापस करना है तो उसका स्टेटस और मैसेज आ जाएगा, और फिर आखिर में हमारे पास हमने यूज़र का रोल बना दिया है। तो यहाँ तक का हमारा जो है ना वो स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका हुआ है कि हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट बन चुका है, हमारे पास माइग्रेशंस चल चुकी हैं, स्टार्टअप क्लास हमारे पास रेडी है। अब हम जा रहे हैं एक्चुअल वर्क की तरफ, यानी कि हमारे पास इस वक्त हर चीज़ रेडी है। तो जब हम ये सब कुछ रेडी कर चुके होते हैं तो मैंने एक कंट्रोलर ऐड किया है जो कि ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये राउट वगैरह मैं बाद में आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। जैसे आप कोई कंट्रोलर बनाते हो तो कंट्रोलर की एक बेस क्लास होती है, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ। ये ऑटोमेटिकली उसके साथ आप उसको इनहेरिट करवा सकते हो। उसमें बहुत सी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन कंट्रोलर जो है ना बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं। इस क्लास को अगर मैं इस कंट्रोलर को मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर तीन प्राइवेट वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। एक यूज़र मैनेजर का है, यूज़र रोल का है और कॉन्फ़िगरेशन का है। यूज़र मैनेजर, और अगर आप यहाँ पर देखो तो यूज़र मैनेजर किस पे काम कर रहा है, यूज़र्स के ऊपर कर रहा है। तो जितने भी यूज़र से रिलेटेड काम होंगे वो यूज़र मैनेजर करेगा, जितने भी रोल से रिलेटेड काम होंगे वो आइडेंटिटी रोल कर रहा होगा। तो इसलिए मुझे जो है ना वो दोनों मैनेजर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। जहाँ पर मुझे यूज़र के साथ ऑपरेशन करवाना है, ऐड, एडिट, रिमूव कुछ भी करवाना है तो मैं इसके साथ करूँगा, और जब भी मुझे रोल से कोई भी काम करवाना है तो मैं उसके साथ करूँगा। और कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास सेटिंग्स वगैरह को गेट करने के लिए, तो जो हमारा डॉट नेट कोर होता है उसके अंदर हम यही करते हैं, या नॉर्मली हम यही करते हैं कि हम प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हैं, और फिर जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उनसे हम उसको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज़ हम कंस्ट्रक्टर में ही करवा देते हैं। तो इसी तरह अगर आप इसको गौर करो तो ये ऊपर मैंने इसका प्राइवेट बनाया है और यहाँ पर इसको मैंने इससे इनिशियलाइज़ करवा दिया है। तो कंस्ट्रक्टर मुकम्मल हो गया, तो सबसे पहले आपको मैं लॉगिन पे लेके जाता हूँ। तो ये पोस्ट का मेथड होगा, एंड पॉइंट होगा, और इसका राउट लॉगिन होगा। तो ये राउट अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब ये लोड होगा तो उस वक़्त आपके सामने एपीआई के बाद लॉगिन आ रहा होगा, ठीक है जी। इसमें किया क्या है जी, ये फॉर्म बॉडी जो होती है, फॉर्म बॉडी में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसी तरह ही जिस तरह हम फॉर्म नॉर्मल एचटीएमएल का फॉर्म होता है ना, इस तरह फॉर्म बॉडी भी होती है जिसके अंदर हमारा ये मॉडल रिसीव हो रहा होगा। और अगर आप गौर करो तो ये लॉगिन का मॉडल यही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें होंगी, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। तो जैसे ही मेरे पास ये यहाँ पर आएगा तो
यूज़र मैनेजर से यूज़र फाइंड किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो मैंने यूज़र मैनेजर रखा हुआ है, तो उससे यूज़र फाइंड किया जाएगा और अगर यूज़र उसमें मौजूद है, तो फिर उसका पासवर्ड चेक किया जाएगा, वो भी यूज़र मैनेजर ही काम कर रहा होता है। फिर उसका रोल देखा जाएगा, जो कि रोल भी यूज़र ही मैनेज कर रहा है, यानी उस यूज़र के हिसाब से उसका रोल गेट करेगा। लेकिन जब रोल इटसेल्फ ऐड करने होंगे, तो वो हम जो हमारा दूसरा आइडेंटिटी रोल है, उसके साथ हम काम करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि उसका यूज़र का, क्योंकि यूज़र लॉगिन होने के बाद हमने उसका टोकन जनरेट करना होता है, तो हम क्लेम उसके खुद ऐड करेंगे। तो ये क्लेम की क्लास ऑटोमेटिकली हमारे पास मौजूद है। हम कहेंगे न्यू क्लेम और क्लेम की टाइप उसका नाम है, उसमें हमने यूज़र का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरा क्लेम है जी, उसका जीटीआई है, उसके अंदर हमने एक यूआईडी लिखा और उसको दूसरा क्लेम दे दिया, तो यहाँ पर हमने क्लेम बना लिए। फिर हमने इसी तरह उसके यूज़र के रोल्स में से जो ऊपर से रोल आए हुए थे, उसके हिसाब से एक उसका रोल का क्लेम भी ऐड करें, तो यहाँ पर हमारे क्लेम्स बन गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे जो सीक्रेट पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा के सीक्रेट लिया, ताकि वो सीक्रेट भी हमारे टोकन के अंदर ऐड हो जाए, और फिर ये टोकन बनने जा रहा है। तो क्योंकि यूज़र यहाँ ऑथेंटिकेट हो चुका था, उसके रोल आ गए थे, क्लेम हमने यहाँ ऐड कर दिए, सिग्नेचर की हमने वहाँ से उठाकर अपनी ले आए हैं, और फिर उसके बाद हम टोकन बनाने जा रहे हैं। तो ये इसका जो पार्ट है वो ये बनता है, टोकन है जी JWT सीक्रेट टोकन इश्योर। ये आप अगर देखो ऐप सेटिंग से आ गया, ऑडियंस ऐप सेटिंग से आ गई। एक्सपायरी उसको बता दी है जनाबे अली कि 3 घंटे की उसकी एक्सपायरी है। क्लेम हमने ये सारे ऊपर से क्लेम उठा के उसके अंदर रखवा दिए, और उसके बाद क्रेडेंशियल सीक्रेट हमने यहाँ से रखवा दिया। तो जैसे ही हमारा ये काम मुकम्मल, ये भी ऑब्जेक्ट बना है, हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ये JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन, वो इसको टोकन राइट करवा दे, यानी कि ये जो दिया है इसके ज़रिए टोकन बना देगा, और फिर उसकी एक्सपायरी रखवाने के बाद वापस करवा देगा। तो ये हमारा लॉगिन का पूरे का पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, जिससे बंदा लॉगिन हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, लॉगिन तभी होगा जब यूज़र बना हुआ होगा। तो अगला मैं पार्ट आपको समझाता हूँ कि रजिस्टर्ड किस तरह होना है। तो रजिस्टर्ड के लिए आपने यहाँ से देखा था रजिस्टर्ड का मॉडल है, रजिस्टर्ड का मॉडल मैंने कॉल किया, उसके बाद ये चेक किया। ये भी तो नहीं हो सकता है कि हम यूज़र के ऊपर यूज़र बनाते रहें, तो पहले वो चेक होगा कि यार ये यूज़र नेम एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर वो यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, तो वो उससे काम करना देगा, अदरवाइज़ वो वापस उसको भेज देगा। तो ये एग्जिस्टेंस चेक करने के बाद क्या किया गया है जी, कि इफ़ नॉट इक्वल टू नल है, तो वो वापस उसको भेजता है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ रिटर्न हो गया, तो आगे कुछ नहीं चलेगा। वरना फिर वो क्या करेगा, एप्लीकेशन यूज़र, ये हमारा वही मॉडल है जो भी हमने बनाया था। एप्लीकेशन यूज़र की क्लास है जो हमने बनाई थी, और जो है एप्लीकेशन यूज़र से इनहेरिट हुई थी, उसके अंदर हमने ईमेल रखवा दिया, उसकी सिक्योरिटी की स्टैंप रखवा दी, यूज़र नेम रखवा दिया, और फिर हमने उसका क्रिएट यूज़र, जो कि यूज़र मैनेजर के अंदर है, उससे हमने क्रिएट करवाया। अगर वो सक्सीड हो जाता है, तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे। अपना सक्सीड नहीं होता, नॉट लगा हुआ है, तो हम बता देंगे जी फेल हो गया है, वरना हम ओके का मैसेज वापस भेज देंगे। तो ये सिंपल यूज़र रजिस्टर हो रहा है। नो रोल इज़ बीइंग असाइंड हेयर। यहाँ पर हम, ये सिंपल यूज़र कहलाता है। यहाँ पर हम एडमिन को रजिस्टर करवा रहे हैं। सेम पार्ट वही चलेगा, लेकिन इसके अंदर हम उसका जो है वो रोल एडमिन करवा देंगे। तो एग्जिस्टेंस चेक हुई। उसी तरह ही नहीं, अगर अवेलेबल है ऑलरेडी सिस्टम में, तो वापस भेज देंगे। यूज़र पूरा बनेगा, यूज़र क्रिएट होगा, अगर नहीं है तो वो उसको वापस करवा देगा। ये पार्ट जो है ना, ये आप वो देखो, रोल मैनेजर अब काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अगर एडमिन का रोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो रोल क्रिएट करेगा। ठीक है जी। ये सारे रोल्स को चेकिंग हो रही है, कौन सा रोल हमने उसको असाइन करवाना है, क्योंकि ये रोल रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो उसमें हमने रोल उसको असाइन करवाना है। ठीक है जी। अब अगर उसका रोल बन गया हुआ है, तो उस यूज़र को हम ऐड टू रोल एसिंक के अंदर हम उस यूज़र को ऐड एज ए एडमिन करवा देंगे। तो ये वाली लाइन वैसे यहाँ पर भी लिखी जा सकती है, लिख सकते हैं कि हम उसको सिंपल यूज़र का रोल असाइन कर दें, और ये वाला जो है ना एडमिन का रोल असाइन हो जाए। तो इस तरह हमारा ये कंट्रोलर जो है ना, ये इस तरह काम करेगा कि हमारा यूज़र लॉगिन, क्रिएट और एडमिन क्रिएट हो जाएंगे। जब ये काम हो चुके होते हैं, तो फिर हमारे पास अगला जो इनको, ये हो गए बनने वाले काम। अब ये ऑथराइज़ किस तरह चलेगा कि यार वाकई एक यूज़र ऑथराइज़ है कि नहीं है। तो उसके लिए ये जो एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है कंट्रोलर, मैंने डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल किया है। जो उसके ऊपर लिखा है, हमने कुछ भी नहीं किया उसको, मैंने सिर्फ एक काम किया है। एवरीथिंग वुड बी सेम। काम ये किया है कि कंट्रोलर के स्टार्ट के ऊपर ही ये एक एट्रीब्यूट डाल दिया है मैंने।
ठीक है, ऑथराइज का, रोल उसको दे दिया एडमिन। तो जब भी मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे साथ एक टोकन पास करना होगा। उस टोकन की बेस के ऊपर देखा जाएगा कि क्या ये बंदा एडमिन है, अगर तो है तो उसे अलाउ कर देगा, अदरवाइज कहेगा अनऑथराइज्ड है। तो ये एक मैजिक है जो हमने यहाँ पर लगानी है। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग आपका अपना कंट्रोलर हो सकता है, वो उस रोल की बेस के ऊपर यूज़र को ऑथराइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये सिंपल है, जब डिफ़ॉल्ट बनाओगे तो यही कुछ बन के आपके सामने आता है। मैं अब इसको रन करके आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। अच्छा जी, हम आगे हैं जी। सॉरी, स्वैगर भी चल सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। आप रजिस्टर वगैरह कर सकते हो इजीली, रजिस्ट्रेशन का तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ कि वो काम कैसे कर रहा है। मैंने एक यूज़र ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, दो कि ये अभी मैं चेक भी कर रहा था, ऑथेंटिकेट भी हो रहा था। इसमें मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है और ये ऑथेंटिकेशन के अंदर लॉगिन को गया है। इसको मैं जब सेंड करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर सॉरी ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। मैं ब्रेक पॉइंट को आगे मूव करवा देता हूँ ताकि आगे मसला ना हो हमें। मैं F5 कर दिया मैंने जी, ठीक है जी। जैसे ही वो वापस आता है तो हमारे पास ये टोकन बन के आ गया, ठीक है जी। इसकी एक्सपायरी वगैरह आ गई। मैं इस टोकन को पहले आपको दिखाऊंगा कि टोकन है क्या, ताकि आप लोगों को पता चले कि टोकन होता क्या है। ये आप jw2.io पे आओ, यहाँ पर लाके उसको पेस्ट करो तो आप देखोगे कि वो टोकन के सारे पार्ट्स आपके सामने आ गए। ये उसका यूज़र का नाम था, ये JTI थी। आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर एक उसको जो है ना JWT टोकन बनाते वक्त वहाँ पर JTI की हमने एक की दी थी, ये वो आ गई है। ये उसका रोल आ गया है, ठीक है। ये उसकी एक्सपायरी आ गई, ये इश्योर आ गया है, ये उसका ऑडियंस आ गई है, और ये उसकी जो है ना वो सिग्नेचर आ गया। तो ये यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये यूज़र कौन सा है। अब इस यूज़र ने काम क्या करना है, मैं इस टोकन को उठाता हूँ और ये देखिएगा ये पोस्ट का मेथड था मेरा, ठीक है जी। दूसरा मैं चला गया किसके अंदर, में ये वेदर फोरकास्ट वाले के अंदर। तो अभी मैं आप लोगों को समझा के आया हूँ कि जब ये वेदर फोरकास्ट के अंदर आता है तो ये एडमिन होना चाहिए, अदरवाइज ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि गेट का पॉइंट आ गया। यहाँ पर आप ऑथराइजेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपके पास ये अगर बेरर टोकन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करवा लेना है और यहाँ पर अपना टोकन जो है ना वो पेस्ट कर देना है। सॉरी, ये डबल कोट ख़त्म कर दूँ, एंड पे भी है नहीं, एंड पे नहीं है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये है पोस्टमैन का मेथड। जब आप एक्चुअल काम कर रहे होगे तो आपके हेडर के अंदर जो है ना वो ये टोकन जाएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अगर तो ऑथराइज है, जो कि है, अदरवाइज उसको उसने वहीं से वापस भेज देना था। तो अब क्योंकि ये एडमिन ही आ रहा है तो वो उसको काम करने देगा, अदरवाइज दूसरा यूज़र होता तो वो अनऑथराइज उसको कह चुका होता। तो ये है जनाब सारे का सारा इसका मैकेनिज्म। अगर आप देख रहे हैं तो आपको टोकन रिसीव हो गया जी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चंस होता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सैंपल मैं अपने इसी वीडियो के साथ इसका लिंक अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोग अगर इसको आगे फर्दर लेके जाना चाहो तो आप लेके जा सकते हो। थैंक यू सो मच।